हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बीच में स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। अब लगातार आपके संपर्क में रहूँगा और नई नई वीडियो आपको नए टॉपिक पर मिलती रहेगी। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे पहले जो वीडियो आपको मिला था उसमें हमने बात की थी सस्टेनेबल एजुकेशन या कंटिन्यू एजुकेशन, जिसको हम सतत शिक्षा की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे सतत विकास की। इसी को हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, इसका अर्थ क्या है? यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है सतत और विकास। सतत का मतलब है लगातार, यानी ऐसी प्रक्रिया जो लगातार बनी रहे या हमेशा बनी रहे। विकास की हम बात करें तो ये स्वायत्तता और स्वतंत्रता की ओर मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों की समग्र वृद्धि, इसको हम बोलते हैं। यानी ऐसा विकास जो स्वतंत्र रूप से हो, स्वायत्तता की ओर हो, लेकिन मानवीय और प्राकृतिक पर्यावरण की जो समग्र वृद्धि है उसके साथ हो। यानी पर्यावरण का ऐसा विकास जिससे उसके सभी पक्षों का विकास होता हो। यानी कोई ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ तो विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ विनाश हो जाए। तो ये इसका कंसेप्ट है। आज इसके बारे में बात करेंगे। क्यों हमें सतत शिक्षा और सतत विकास की बात करनी पड़ रही है, इसके बारे में सबसे पहले 1962 में, आइए हम करें 1962 में सबसे पहले जब इस पर चिंतन हुआ तो एक रॉकल कार्सन थे और ये एक अमेरिका के जो थे वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि DDT, जिसको हम, ये एक मेडिसिन होती है, एक तरह की दवा तैयार की गई थी, डाइक्लोरोडिफेन ट्राइक्लोरोइथेन, एक दवा होती थी DDT, जिसको पर्यावरण के लिए संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन 1962 में रॉकल कार्सन ने जब इसके दुष्प्रभाव के बारे में, जो वन्य जीवन पर इसके दुष्प्रभाव पड़ रहे थे, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया तो लोग हैरान हो गए। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर बनी इस दवा से जब वन्य जीवों को नुकसान होने लगा तो उन्होंने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि इसका जो है पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उल्टा असर पड़ रहा है और वन्य जीवों को भी इसका नुकसान हो रहा है। तो अब ये सवाल क्यों आया? क्योंकि जब वन्य जीव नहीं रहेंगे तो ऐसा कोई भी काम जिससे एक तरफ फायदा होता हो दूसरी तरफ नुकसान होता हो, यानी वन होंगे तो वन्य जीव होना भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए इसके दुष्परिणामों से लोगों को इन्होंने अवगत कराया। उसके बाद 1968 में एक जर्मन बायोकेमिस्ट थे, 1968, ये DDT के बारे में जो बताया था ये रॉकल कार्सन थे, रॉकल कार्सन। और इसमें जो है 1968 में पॉल इहरलिच थे। इन्होंने जो है इसके बारे में अपनी पुस्तक एक इन्होंने निकाली थी जो इन्होंने पॉपुलेशन की, इसमें इसका नाम था पॉपुलेशन बॉम्ब। इस पॉपुलेशन बॉम्ब में इन्होंने पॉपुलेशन के यानी जनसंख्या दबाव के महत्व पर प्रकाश डाला और उस पॉपुलेशन के कारण, जो जनसंख्या के कारण आने वाली जो जनरेशन है उसको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसके बारे में लोगों को अवगत कराया। इस पुस्तक का नाम था पॉपुलेशन बॉम्ब। तो इसके बारे में लोगों को जैसे ही पता चला, और इन्होंने इसमें सबसे बड़ी बात यह की, इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें बात की है मानव, जनसंख्या, संसाधन दोहन और पर्यावरण के बीच तीन बातें इन्होंने की इसमें। मानव, जनसंख्या, प्राकृतिक
संसाधन दोहन और पर्यावरण के बीच जो संबंध है, पर्यावरण, 3 बिंदुओं पर उन्होंने बात की। पर्यावरण के बीच इन्होंने बताया कि मानव की जो जनसंख्या है, यानी मनुष्य और प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, इनके और पर्यावरण के बीच क्या रिलेशन है, क्या इनका कॉम्बिनेशन है, क्या एक दूसरे को ये इफेक्ट करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन सारे विषयों पर पॉल इहरलिच ने चर्चा की और दुनिया को अवगत कराया कि अधिक जनसंख्या का होना अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना है और जिसका फर्क सीधे सीधे हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा। यानी बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी तो बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा और जिसके कारण हमारा पर्यावरण खराब होगा, यानी असंतुलित होगा, और जिसका फर्क जो है सीधे सीधे मानवीय जीवन पर पड़ेगा। ये इन्होंने इसमें समझाया। ये इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया और इसके बाद 1969 में 1969 में जो है एनजीओ एक बना अंतरराष्ट्रीय देशों का, और इसमें फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, इसको एक संगठन के रूप में बनाया गया। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ एक एनजीओ बना, एनजीओ, और इसके माध्यम से जिसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए नागरिकों को भाग लेने हेतु समर्पित किया गया। इस संगठन का मुख्य कार्य था लोगों को जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्हें भागीदार बनाना, और यह संस्था इसी में काम करती थी। इन्होंने भी पर्यावरण को लेकर के काफी प्रयास किया और ये धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ता रहा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगले इसके बिंदु में, इसके बाद 1971 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बना, और इसने एक सिद्धांत दिया, प्रदूषक खर्चा दे। एक सिद्धांत इसने दिया था, इस संगठन ने दिया, प्रदूषक खर्चा दे सिद्धांत। ये एक नया सिद्धांत इन्होंने दिया, और इस सिद्धांत का क्या मतलब था ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ये जो था, इसमें दुनिया के 38 देश लगभग शामिल थे, और इसमें उत्तरी अमेरिका से लेकर के अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और आपके कनाडा आदि बहुत सारे इस तरह के देश थे जिन्होंने संगठन बनाया, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रदूषक खर्चा दे। यानी प्रदूषक यानी ऐसा देश जो प्रदूषण फैलाएगा वो खर्चा देगा, प्रदूषण को संतुलित करने के लिए उस पर जो खर्चा आएगा वो प्रदूषण का, यानी एक किस्म से फाइन उसको आप कहिए। तो इस तरह का सिद्धांत दिया कि प्रदूषक खर्चा दे सिद्धांत माने जो देश प्रदूषण फैलाएगा या प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कार्य करेगा वो उसका खर्चा देगा। ये सिद्धांत लाया गया, इस पर चलाया गया। ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से काफी समय तक इस पर भी चर्चा की गई। इसके बाद फिर आगे जब हम बढ़ते हैं, इस संगठन की जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बना था, इसकी स्थापना भी 1960 में हुई थी। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, इसी क्रम को बढ़ते हैं, तो 1992 में मैसाचुसेट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लें, मैं फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। इसी के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1972 में
72 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके जो युवा वैज्ञानिक थे, इस इंस्टीट्यूट में कुछ युवा वैज्ञानिक थे, नए वैज्ञानिक जो युवा थे, उनका एक समूह था जिसको क्लब ऑफ रोम के नाम से जाना जाता था। वैज्ञानिकों, युवा वैज्ञानिकों का समूह, इसको क्लब ऑफ रोम के नाम से जानते थे, क्लब ऑफ रोम। इन वैज्ञानिकों ने भी अपनी रिपोर्ट एक दी है, सामूहिक रूप से इन्होंने एक रिपोर्ट दी, एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उस रिपोर्ट का नाम था लिमिट्स टू द ग्रोथ। इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, लिमिट्स टू ग्रोथ। ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। इन्होंने बताया कि किस तरह हमें जो है अपना विकास करना चाहिए, किस सीमा तक हमें क्या करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। और जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो इन्होंने विकास दर को धीमा ना करने के कारण जो होने वाले नुकसान है, उन्होंने कहा कि यदि विकास की दर को धीमा नहीं किया गया, इस गति से ये चलता रहा, जिस रफ्तार से चल रहा है, तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और मानवीय जीवन जो है बेकार हो जाएगा। उसमें बहुत सारी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक बताया गया कि विकास की अंधाधुंध दौड़ में हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा दोहन कर दिया कि आने वाला जो मानवीय जीवन है वो बहुत कठिन होगा, कठिनाइयों भरा होगा, जिसमें ना हमें शुद्ध वायु मिलेगी, ना शुद्ध जल मिलेगा और ना मानवीय पर्यावरण मिल सकेगा। तो जब ये रिपोर्ट छपी और ये शोध प्रकाशित हुआ तो इससे हलचल मच गई। पूरे विश्व में काफी जो जागरूक लोग थे उनको जो है उनकी चेतना जगी। और इसके बाद फिर एक 1972 में पुनः स्वीडन के स्टॉकहोम में यहां पर जो है एक पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, यानी संयुक्त राष्ट्रों का सभी देशों के लोग इसमें थे, प्रतिनिधि थे। और इस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और संतुलन पर पहली बार ये गंभीर मुद्दा बना और पूरे दुनिया के देशों ने इस पर चिंता जताई और उन्होंने ये कहा कि यदि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, पर्यावरण संतुलन पर हमने काम नहीं किया, तो सभी देशों को, सारी पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके लिए विभिन्न कदम उठाने की जो है पहल की गई। और इसी कार्यक्रम में यूएनडीपी जो कार्यक्रम था उसकी भी स्थापना हुई। एक कार्यक्रम हुआ था यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना की गई और इसमें कहा गया कि कोई भी राष्ट्र जब विकास करेगा, विकास के करते समय या विकास की योजनाओं को बनाते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेगा कि इसमें कहीं पर्यावरण की क्षति ना हो, पर्यावरण का संतुलन न बिगड़े, पर्यावरण को महत्व देकर ही हम विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी इसमें चर्चा की गई और सभी देशों को इसमें आगाह किया गया। लेकिन ये क्रम यही नहीं रुका, इसके बाद भी चलता रहा। पुनः उसके बाद सतत विकास की जो अवधारणा थी
सबसे पहले इसमें दोबारा से 1987 में ब्रूटलैंड आयोग की एक रिपोर्ट आई। 1987 में एक ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट, उसमें लिखा था आवर कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन के साथ हुआ। उन्होंने इसमें इसका कंसेप्ट भी दिया कि संतुलन कैसे पर्यावरण का रहना चाहिए और पर्यावरण की देखरेख हम किस तरह से चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबका जो है मिला जुला जो सामान्य भविष्य है वो किस तरह का होगा, क्या होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद 1992 में भी इस पर यूएनडी जो संयुक्त यूएनओ ने अपनी प्रतिक्रिया दी और वहां पर ब्राजील में जो है एक इस पर कार्यक्रम किया गया इसमें जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था और इससे पहले तक का ये पर्यावरण संरक्षण पर सबसे बड़ा कार्यक्रम था, जिसे जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया था। ये ब्राजील में हुआ था। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताया ताकि आपको समझ में आ सके कि इसकी शुरुआत कहां से कहां तक होती गई। तो धीरे धीरे जब ये कॉन्सेप्ट आता गया और आगे बढ़ता गया तो महत्वपूर्ण बातें जो मैंने इसमें बताई कि पूरी दुनिया आज इस बात को लेकर के चिंतित है कि हमारा पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है, इसे सुधारा कैसे जाए, इसको लेकर के और विकास कार्यक्रमों को लेकर के यही पूरी दुनिया में चिंतन का विषय आज बना हुआ है। देखिए, अगर इसकी और बात करें तो एक दो बिंदु में और चर्चा करता हूं। विकास के इस क्रम में 2002 में जोहान्सबर्ग में और 2005 में कनाडा में और 2006 में न्यूयॉर्क में और 2007 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन आयोजित हुआ। और इन सारे सम्मेलनों से जो निकल करके आया वो यह आया कि आज सतत विकास विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ। इन सारे सम्मेलनों का मकसद ही यही था कि विकास के क्रम में कहीं हम पर्यावरणीय संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को न बिगाड़ दें, और यदि ये चीजें हमारे हाथ से निकल गई तो मानवीय जीवन दुर्लभ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सारे क्रमों को देखते हुए अब मैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अर्थ है ये हमने समझ लिया। लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ऐसा विकास जो लगातार हो, धीमी गति से हो लेकिन हमेशा हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस होड़ में इस विकास को इस चरम सीमा पे पहुंचा दें कि दोबारा हम विकास के बारे में सोचने लायक बचे ही नहीं, या यहाँ मानवीय जीवन शून्य हो जाए, पर्यावरण हमारा जो है वो दूषित हो जाए, असंतुलित हो जाए, सारी वनस्पति, सारे नदी, झरने, जल के स्रोत सब सूख जाए, तो मानवीय जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि विकास को करते समय हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम बात करें सतत विकास की अवधारणा की, तो एक छोटी सी इसकी अवधारणा की मैं बात करूं। अवधारणा इसकी क्या है? इसकी जो आम अवधारणा है वो ये है कि सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। यानी सामाजिक और आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है सतत विकास कि जिसमें पृथ्वी की ग्रहण क्षमता की सीमाओं के अंदर विकास की बात की जाती है। यानी जो पृथ्वी की जो ग्रहण क्षमता है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसके अंदर ही हम विकास की बात करें। माने अगर हम कहीं पर जीवन, कहीं लोग बसे हैं, किसी गांव में बसे हैं, किसी पर्वतीय क्षेत्र में बसे हैं, तो वहां उनकी सुविधाओं के लिए जब हम सड़क बनाएं या हम किसी अन्य विकास की बात करें, तो हमें ये देखना जरूरी होगा कि जो वहाँ का जो भौगोलिक पर्यावरण है, वहाँ की जो वनस्पति है, वो जितनी मात्रा में मानवीय जीवन के लिए जरूरी हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। माने हम सड़क काट रहे हैं, यदि उसमें 1000 पेड़ कहीं कट रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य यह है कि 1000 पेड़ हम काट रहे हैं, लेकिन हमारे कम से कम 1500 या 2000 पेड़ लगाए जाने चाहिए। जब 2000 पेड़ हम लगाएंगे तो कम से कम उनमें से 1000 पेड़ तब बच पाते हैं। तो सबसे पहले हम विकास से पहले पर्यावरणीय संरक्षण और उसके संतुलन को ध्यान में रख करके
विकास करें, तभी वो सही मायने में वो सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। माने किसी समाज को अब सुविधा देने के चक्कर में पर्यावरणीय संतुलन खराब कर देते हैं, या कहीं जल स्रोत आपके घट रहे हैं, पानी का लेवल जो है वो नीचे जाता जा रहा है, तो ऐसी जगह पर सड़कें बनाकर या सुरंगें बनाकर या माइंस खोद करके हम जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उससे यदि कोई नुकसान हो रहा है तो हमें फिर ऐसे विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बड़े चिंता का विषय है। आज जब भी आपने देखा होगा रोड बनती है, सड़क बनती है, तो बाकायदा ये सारा इसी कारण हो रहा है कि सरकार की योजना बनेगी, एक रोड बनना है तो सबसे पहले ये रोड में कितने पेड़ आ रहे हैं, कितनी कृषि भूमि आ रही है, कितने वहां पर जल स्रोत आ रहे हैं, तो यदि वो खत्म हो जाएंगे तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। जितनी वन क्षेत्र की भूमि है वो उसके बदले में कहाँ से आप उतना पेड़ लगाओगे। आपने देखा होगा कि लैंड भी ट्रांसफर की जाती है, यानी सरकार का ये भी मकसद रहता है। और ये यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में प्रत्येक देश में जब ये रोडें बनती हैं तो बाकायदा भूगर्भ विज्ञान उसकी जो है सर्वे करता है, वो बताता है कहाँ रोड बनने लायक है, पहाड़ कच्चा है, पक्का है, अंदर पानी के स्रोत है, क्या है। और वहाँ पर वन विभाग बाकायदा जाता है कि कितने पेड़ इस रोड कटने में आ रहे हैं और इस रोडों के में जो पेड़ आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। तो और जितनी भूमि आ रही, वन भूमि यानी वन क्षेत्र जो जंगल आ रहा है, उसकी कितनी भूमि इस सड़क में आ रही है, तो सरकार उतनी भूमि की व्यवस्था पहले करे, ट्रांसफर करे, तब जाके परमिशन मिलती है, ताकि हमारा वन क्षेत्र घटे नहीं और उतने ही पेड़ वहां पर लगाए जाएं ताकि हमारे पेड़ों की संख्या कम ना हो। ये सतत विकास की धारा इसलिए है, ये विचारधारा, कि जो आने वाली पीढ़ी है, आज अपने लिए तो आप बना रहे हो, कल आप चले जाएंगे, आप नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ी रहेगी, उनके लिए कहाँ से पेड़ आएंगे, उनके लिए कहाँ से ऑक्सीजन आएगी, उनके लिए कहाँ से पानी आएगा। आप सड़कें तो उनको बना के दे रहे हैं, लेकिन खाली सड़कें ही रह जाएंगी जब मानवीय जीवन वहां पर रहेगा ही नहीं, वहां पर संसाधन नहीं रहेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का सब दोहन हो चुका होगा, तो वहां रहेगा कौन। ये एक बड़ी चिंता का विषय। और ये केवल पढ़ने का ही विषय नहीं, ये गढ़ने का भी है। मानवीय जीवन हमारा जो है प्राकृतिक संसाधनों के बिना अधूरा है। इसलिए जरूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का, चाहे वो जल हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे कृषि भूमि हो, चाहे हमारी वन संपदा हो, चाहे वन क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे खनिज खरपतवार हो, चाहे वो जितनी भी हम प्रकृति से चीजें लेते हैं, उन सब का संतुलन बनाए रखना और इस प्रकार बनाए रखना, उन चीजों का इस प्रकार उपभोग करना कि जिस प्रकार हम उपभोग कर रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी भी आगे उसका उपभोग करती रहे। तो ये सतत विकास है। और यदि हमने आज जितने भी हमारे पास आसपास वन है, इन सबको काट करके अपना हमने उपयोग कर लिया और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई जंगल बचा ही नहीं, तो वहां फिर आने वाली पीढ़ी अपना जीवन कैसे जिएगी। प्राकृतिक संसाधन उसे कहाँ से उपलब्ध होंगे, कहाँ से वो लकड़ी लाएगा, कहाँ से वो जो है जल लाएगा, कहाँ से उसे ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में इसलिए आया है कि आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा पर्यावरण दे सकें ताकि उसके लिए कोई वन संपदा या वन्य जीवन या वन्य जो हमारी धरोहर है जिनका हम दोहन करते हैं अपने जीवन में, चाहे वो लकड़ी हो, इमारती लकड़ी हो, घास फल फूल फल सब्जी, जितने भी हम प्राकृतिक चीजें, हमारे पास कृषि भूमि उपलब्ध रहनी चाहिए। कृषि भूमि में सारी जगह मकान बन जाएंगे या सारी जगह हम औद्योगिक संस्थान लगा के बैठ जाएंगे तो कृषि भूमि भी घटेगी। कृषि भूमि घटेगी तो हमारा अन्न की पैदावार घटेगी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके जब सरकार अपनी योजना बनाएगी तभी जाकर के जो है अगला जीवन आने वाली पीढ़ी को हम सुखी देख पाएंगे। अब ये तो हुई बात इसकी। सतत विकास के उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन पर भी एक नजर हम डालते हैं। सतत विकास के उद्देश्य, अगर हम उद्देश्यों की बात करें, सतत विकास के उद्देश्य, तो इनमें जब हम बात करें तो यानी नंबर 1, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? नंबर 1, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का
संरक्षण होना चाहिए। एक तो नंबर बात ये हुई, जितने भी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, वो चाहे जल स्रोत हो, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे जंगल हो, पहाड़ों में जड़ी बूटियां हो। जड़ी बूटी भी एक प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा नहीं कि उनको एक बार में ही खोद के खत्म कर दिया, या कहीं जल आ रहा है आपने वहां पे जल स्रोतों को ही खत्म कर दिया, उनकी देखरेख सही तरह से नहीं गई। तालाब है, जंगलों में तालाब है तो वन्य जीवन के लिए पानी की सुविधा मिलती है। बहुत सारी ऐसे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो सब, उनका संरक्षण इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वो हमारी पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहें और उसका हम लगातार उपयोग करते रहें। इसके लिए सबसे पहला उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो संरक्षण होना चाहिए, यानी संरक्षण हो। एक तो बात हुई है। दूसरा, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ऐसी नई तकनीकों के खोज हो जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल हो, यानी जो तकनीकें आ जा रही, आपने देखा होगा नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही, ऐसी तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के अनुकूल हो। अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि नई नई टेक्नोलॉजी यानी साइंस बहुत आगे चली गई है। आज चांद पे हम चले गए हैं, सूरज पे जाने की तैयारी चल रही है। तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरी हैं कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो बचे तो रहें, लेकिन साथ साथ जो विज्ञान है, जो आविष्कार हम कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, मशीनें आ रही हैं, उद्योग धंधे हम खोल रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान ना हो। जो मशीनें हम बना रहे हैं वो सुविधा के लिए बना रहे हैं और उससे कहीं प्रकृति को नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब प्रकृति के जो है अनुकूल है। प्रकृति के अनुकूल होना ही टेक्नोलॉजी का सकारात्मक पहलू है। यदि कोई भी टेक्निक प्रकृति के विरोध में है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो निश्चित मानिए उसका कहीं ना कहीं घूम फिर कर असर मानव जीवन पर पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि ऐसी तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के अनुकूल हो और प्रकृति को संरक्षण करने में सहायता करती है। और एक अगली बात कही गई, शासन प्रबंध की संस्थाओं को नए शासन प्रबंध की संस्थाओं को लचीला पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। यह भी एक इसका उद्देश्य है। यानी शासन प्रबंध यानी सरकार के और संस्थाएं जितनी भी हैं जो जनहित में काम करती हैं उनमें इतना लचीलापन हो, यानी हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल ना हो कि जिससे लोगों को नुकसान होता है। जब लग रहा है कि कोई नियम आड़े आ रहा है और 100 लोगों का भला हो सकता है किसी काम से, तो उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन भी आ जाना चाहिए और पारदर्शिता भी आनी चाहिए, जिससे लोगों के लिए संस्थाएं उत्तरदायी बने, उनके जीवन के लिए उत्तरदायी बने। इस प्रकार का जो है इनमें लचीलापन आना चाहिए। दूसरा यह है कि अगला एक बिंदु है, बिना प्राकृतिक संपदा को नष्ट किए विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं फिर इसको बिठा देता हूं, ले लीजिए। अगला जो बिंदु है इसका वो है बिना प्राकृतिक संसाधनों को या प्राकृतिक संपदा को नुकसान
पहुंचाए विकास करना। विकास का कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान न पहुंचे। आज आपने देखा होगा दुनिया भर की रेलवे सुरंगें, चाहे वह हिमालय पहाड़ हो, आपने देखा होगा सर्वे करते समय भी कहीं पर कई बार ऐसी लापरवाही हो जाती है कि जहां कच्चे पहाड़ है वहां भी सुरंगों को बनाने की अनुमति मिल जा रही है, और फिर बाद में हादसे होते हैं। अभी बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हो रही हैं जगह जगह, चाहे वो रेलवे लाइन हो या आपके बस ट्रैकर के लिए या और अन्य परिवहन के लिए कोई सुरंगें बनाई जा रही हो, जहां पहाड़ों को काट कर उनको छेद करके सुरंगें बनाई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर मानिए आने वाले कुछ समय में 150 साल या 200 साल बाद एक दिन उन्होंने पहाड़ों ने बैठ जाना है, तो वहाँ पर जो प्राकृतिक संपदा है वो सब नष्ट हो जाएगी, और उसके आसपास जितने पेड़ हैं वो सब कट रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो हमारा जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि हम विकास तो करें, लेकिन प्राकृतिक संपदा को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसके संतुलन में कोई कमी ना आए, ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। ये इसका एक उद्देश्य है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि भूख की समाप्ति। पांचवा जो उद्देश्य है वह है भूख की समाप्ति। इसका अर्थ है कोई लोग भूखे न सो। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण। बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। तो ये हमारे जो है मकसद होने चाहिए कि हमारे पास जितने भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित हमारे नियम हैं उनका हमें लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में लगाना चाहिए, या जो हमारे पास संसाधन खाद्य सामग्री है उसकी सुरक्षा करते हुए लोगों की भूख को समाप्त करना, कोई भूखा न सोए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और ये टिकाऊ कृषि का मतलब यहाँ पर है कि कृषि में कमी ना आए, इस तरह की नीतियां हमारी हों कि लोग कृषि से जुड़े रहें, उनसे किसी को नुकसान ना हो। यदि कृषि से किसी को नुकसान होने लगेगा, कृषि फायदेमंद नहीं रहेगी तो कृषि करेगा कौन? और जब कोई कृषि नहीं करेगा तो भोजन नहीं होगा, भोजन नहीं होगा तो भूख की समाप्ति नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनको लेकर के हमें काम करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक है जलवायु परिवर्तन और उससे प्रभावों को रोकने के लिए। अगला जो हमारा बिंदु है वो है जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। यानी कोई जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन के कारण यानी कोई जो है परिवर्तन हो रहा है और इसका प्रभाव जनमानस पर पड़ रहा है, इसके जो प्रभाव है के प्रभाव से तत्काल निपटने की कार्रवाई करना, यानी कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही। अब यहां पर जलवायु परिवर्तन का मतलब कोई सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कोई अकाल पड़ गया, इस तरह का, तो ये सारी चीजें हैं जो अचानक सारी व्यवस्थाएं बदल देती हैं, जिनके कारण हमारे अन्य जन का जो है नुकसान भी होता है। तो ऐसी आपदाओं से और विपत्तियों से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि हमारा जो मानवीय जीवन है वो सुरक्षित रह सके, इसके लिए भी कहा गया है। और अगला एक लास्ट बिंदु ये है कि सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वायु की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला जो बिंदु है वो ये है स्वच्छ जल, स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु। प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है।
और सरकार के साथ साथ ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। सारे काम सरकार नहीं करेगी। स्वच्छ जल सरकार घर घर नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जहां जल के स्रोत हैं, जहां से जल हम पीने का उपलब्ध करते हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की बनती है। चाहे हम किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति हों, दुनिया के किसी कोने में हम निवास करते हों, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व है कि हम स्वच्छ वायु को स्वच्छ रखने में और जल का संरक्षण करने में अपना सहयोग दें। ये इस सतत विकास के जो है उद्देश्य हैं कि ताकि मानवीय जीवन सुरक्षित रह सके और संरक्षित रह सके। ये तो हुई बात इसकी। अगर हम सतत विकास के कॉन्सेप्ट पे जाए तो सबसे पहले इसकी बाकी चीजें अभी और हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको एक बार थोड़ा सा मैं इस पर दोबारा पुनः चर्चा करना चाहता हूँ। सीधे सीधे शब्दों में ये है कि आज दुनिया में सतत विकास को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के आए दिन कोई ना कोई वेबिनार, कोई ना कोई इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार आयोजित की जाती रही हैं। लेकिन हमारा मानना है कि केवल वेबिनार और सेमिनार करने से या इस पे गोष्ठियां करने से, इस पे केवल नियम बनाने से ये काम होने वाला नहीं है। ये आपका, हमारा, सबका सामूहिक दायित्व है। केवल हम वीडियो बनाएं और इसे पढ़ें और इसको पढ़ करके अपना एग्जाम दें, वहाँ प्रश्न आए और उसमें पास हो जाएं, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि कहीं ना कहीं दुनिया का हर आदमी इस पर्यावरण की समस्याओं से, चाहे वो जल की समस्या हो, चाहे स्वच्छ वायु की समस्या हो, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण की समस्या हो, इससे कहीं ना कहीं हर आदमी ग्रसित होता है। आज आपकी वायु दूषित हो रही है, दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, दुनिया भर का इंजन ऑयल, आपका पेट्रोल डीजल जल रहा है, आपके दुनिया भर की गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं, शहरों में तो सांस लेने की स्थिति नहीं है, दुनिया भर का कार्बन जो है ऑक्सीजन में घुल रहा है, तो सांस लेना दोबारा बीमारियों को जन्म हो रहा है, आए दिन नई नई बीमारियां आ रही हैं। इन सब के पीछे अगर मूल में जाएं तो मूल बात यह है कि हमारा जो पर्यावरण संरक्षण है, संतुलन है, वो बिगड़ गया है। जो अनुपात है स्वच्छ जल और वायु का, वो बिगड़ रहा है। जो मनुष्य के लिए स्वस्थ, मनुष्य के लिए जो शुद्ध ऑक्सीजन और पानी है वो नहीं मिल रहा है। इसलिए ये सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है, आज ये जगह जगह स्कूलों के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, पत्राचारों के माध्यम से, दुनिया भर के अखबारों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, वो इसकी आवश्यकता को बताता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। अगले इस पर बात करेंगे इसके क्षेत्र और प्रकृति के बारे में। मैं समझता हूँ आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और जितना भी समझ में आया होगा वो गौर करने लायक है। आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक वीडियो को कम से कम आप शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।